तो कोई भी चाहता है दोस्तों कि हम लोग कंडीशन अपना क्या रखें, स्टेबल रखें, उसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो इट इज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबल रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट। एकदम सही है कि अपना हम कंडीशन को स्टेबल करना चाहते हैं भले इन्वायरमेंट कुछ भी हो। ठीक है, यही होता है क्या, होम्योस्टैसिस। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है इट इज़ ए वीड फॉरेस्ट फ्रॉम विट फील्ड इज दैट इट इज़ ए 15 to 20 सेंटीमीटर टॉल एंड हैज़ ब्रॉड एंड लॉब्ड लिप्स। किसी प्लांट के बारे में बोल रहा है कि ये जनरली गेहूं के खेत में हमको मिलता है, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, आप सोचते जाइए कि आप इमेजिन कीजिए सब मन में। बोल रहा है इट डिप्लीट सॉइल न्यूट्रिएंट, ये जो सॉइल का जो पोषक तत्व उसको खा जाता है, ख़त्म कर देता है। और बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और इसका बीज बहुत होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द लिप्स का पत्ता के शेप के कारण द प्लांट को हम लोग वाइट गुज फुट या चेनोपोडियम एल्बम बोलते हैं। ठीक है, इंडिया जो है इसका एक मतलब बड़ा क्या है, कल्टीवेटर उत्पादक है। आयुर्वेद में इसको हम लोग यूज करते हैं कफ में, डायरिया में, फीवर में, पुअर भूख वूख नहीं होता है तब। ठीक अब ये बताइए दोस्तों, इनमें से क्या चीज़ को आपने सुना है। ठीक है, अगर आयुर्वेद में आपको पता है कि आयुर्वेद में जो है इसका यूज होता है। अब इसको साइंटिफिक नेम ये बोलता है, मतलब जो भी चीज़ दिया होगा, चाहे वो भथुआ है या कुपाईमेनी है या सोरघम महुआ, आपने सब लोग सुने होंगे कि आयुर्वेद में जो भी चीज़ होता है जैसे उसका नाम जनरली हिंदी में होता है। जैसे गिलोई आयुर्वेदिक है, तुलसी आयुर्वेदिक है, नीम आयुर्वेदिक है, अश्वगंधा आयुर्वेदिक है। तो जो भी आयुर्वेद में यूज हो रहा है वो हम लोग देखेंगे कौन सा चीज़ आयुर्वेदिक में नाम हम लोग सुने हैं। क्या आपने महुआ का सुना है नाम? हाँ सुना होगा, लेकिन महुआ जो है दारू वारू बनाने का यूज होता है, तो इसको तो कफ में यूज नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं ना कफ में, डायरिया में, फीवर में ये सब यूज करते हैं, तो ये नहीं। और वैसे भी देखिए महुआ का पेड़ होता है दोस्तों, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है कि नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। ठीक है, तो ये मेरा गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब सोरघम नहीं सुना है नाम, आपने भथुआ का नाम सुना है। भथुआ आपने साग भी खाया होगा, भथुआ का साग होता है। ठीक है, जो तीज वीज जो होता है मम्मी लोग जो करती है दोस्तों, जितिया में बनता है भथुआ, है ना। तो ये और भथुआ ही इसका आंसर है दोस्तों, जिसका आयुर्वेद में यूज होता है कफ वफ में और बुखार उखार में। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक अप्लाई करके आप बनाइए। आपने कुपाईमेनी का नाम नहीं सुना होगा और इसका आंसर कुपाईमेनी है भी नहीं। ठीक है, आपने सोरघम का नाम, सोरघम इंग्लिश वर्ड है और इसमें ऑलरेडी जो है आपको दे दिया गया है साइंटिफिक नेम, आयुर्वेदा है। ठीक है, आयुर्वेदा में जो भी नाम होगा वो कैसा होगा दोस्तों, हिंदी में होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों लॉजिक लगा के हम लोग 8 का ए। आगे देखते हैं ग्लोबल मीथेन ट्रैकिंग रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो सकता है, नहीं ये इकोनॉमी चीज़ से करता है, इकोनॉमी से, इंडस्ट्री से, ये नहीं है। अब हमारे पास बचा एनर्जी एजेंसी, आईपीसीसी और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मीथेन क्या है दोस्तों, एनर्जी। इंडियन एनर्जी एजेंसी क्या जारी करता होगा, एनर्जी का, है ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, लॉजिक लगाएंगे 9 का आंसर होगा ए। समझ में आया? आपको नहीं पता था आंसर, लेकिन आपने लॉजिक लगा के इसको बनाया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है ग्लोबल मीथेन ट्रैकिंग रिपोर्ट। वो देखती है कि किस किस देश में कोयला जला के कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उससे मीथेन कितना निकलता है। तो मीथेन सबसे ज़्यादा जो निकलता है दोस्तों वो निकालता है आपका चाइना। इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे। ठीक है, समझ में आया? इसका आंसर होगा 9 का ए। आईपीसीसी एक रिपोर्ट जारी करता है, आप उसको याद रख लीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट यूएनईपी जारी करता है दोस्तों, वो करता है एमिशन गैप रिपोर्ट, याद रख लीजिएगा। मैं तो ऐसे याद किया हूँ, इन्वायरमेंट एमिशन ऐसे याद कर लिया। यूएनईपी जारी करता है एमिशन गैप रिपोर्ट, आईपीसीसी जारी करता है असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और आईईए जारी करता है आपका ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये सब जारी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर कंगायम, उम्बलाचेरी, पुल्लिकुल्लम आर, ये सब क्या है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अगले बार के लिए कभी एग्जाम में आया गया तो कंगायम न्यूज में भी था। ठीक है, उम्बलाचेरी, पुल्लिकुल्लम, जल्लीकट्टू जो दोस्तों होता है ना, उसमें ये तीनों जानवर का यूज किया जाता है। जल्लीकट्टू क्या है, जिसमें हम लोग दौड़ लगवाते हैं जानवर का। ठीक है,
बताइए तो जल्लीकट्टू किस राज्य में होता है? और एक होता है खम्भम, उसको हम बोलते हैं खम्भम। खम्भम क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो खम्भन क्या होता है ये बताइए, और जल्लीकट्टू किस राज्य का है ये बताइए, ठीक है। और एक होता है मलखम्भ, मलखम्भ क्या है ये बताइए तीनों कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, जो कंगायम है, उम्बलाचेरी या पुलिकुलम है, ये है कैटल का ब्रीड, जानवर का क्या है, प्रजाति, ठीक। चलिए नस्ल है, नस्ल। अच्छा अगला है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन सीटू बायो रिमेडिएशन टेक्निक। इन सीटू का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानी, स्वस्थानी मतलब जहाँ पे हम पोल्यूशन कर रहे हैं वहीं पे हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसको बोलते हैं स्वस्थानी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कौन सा टेक्निक है जो बायो रिमेडिएशन टेक्निक है, मतलब और इन सीटू है, मतलब जहाँ पे कचरा है वहीं पे हम उसको निवारण कर ले रहे हैं। हम लोग कचरा को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे मान लीजिए कचरा है दिल्ली में किसी एरिया में, इसको यहीं पे ट्रीट कर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा इन सीटू। लेकिन अभी क्या होता है कि कचरा को ले जाता है म्यूनसिपाल्टी कहीं और उसको कहीं और ट्रीट करता है, तो वो होता है एक्स सीटू, ठीक है। मतलब जहाँ था वहाँ से अब उठा के कहीं दूसरी जगह आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो देखिए पाइल्स समझते हैं, पाइल्स मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े हम लोग जो है पाइल्स बनाते हैं, कूड़ा का ढेर बनाते हैं, पाइल्स माने ढेर। तो ढेर कब बनाते हैं, जब कचरा कहीं से इकट्ठा करके ले जाते हैं। इसका मतलब ये इन सीटू तो नहीं होगा, कहीं कचरा उठा के कहीं और ले जा रहे हैं। तो उसी तरह बायो पाइल्स मतलब क्या होता होगा, हम लोग कहीं दूसरी जगह ले जाते होंगे और कीड़ा मकोड़ा की मदद से उसको हम लोग पोल्यूशन ख़त्म से मुक्त करते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये इन सीटू नहीं है, ये एक्स सीटू है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, पहला जैसे हटा मेरा ये और ये गया दोस्तों, ठीक है। लैंड फार्मिंग, उसी तरह लैंड फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, ये जो कचरा है दोस्तों इसको हम लोग कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस मिट्टी को खूब बार जोतते हैं, खूब क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, खूब इसको जोतेंगे। तो जोतने से क्या होता है, जो भी इसमें हल्का फुल्का कीड़ा मकोड़ा होगा दोस्तों, वो हवा के कांटेक्ट में आने से मर जाता है और पोल्यूशन से दूर चल जाता है। तो इसमें भी वही कर रहे हैं, कचरा को दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, फिर वहाँ हम लोग उसको ज़मीन को जोत रहे हैं और इसको पोल्यूशन मुक्त बना रहे हैं, दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एक्स सीटू, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा भी गलत है, दूसरा जैसे ही गलत हुआ हमने पूछा है करेक्ट, तो तीसरा ऑटोमेटिकली सही होता है, 11 का भी। तो याद रखिएगा बायो एटेन्यूएशन जो है वो डायरेक्ट एक इन सीटू मेथड है, जहाँ पे कचरा है वहीं पे हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिकॉज। तो बोल रहा है कि देखिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु में जो है बारिश नहीं होता है, कब, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इंडिया में मान लीजिए इक्वेटर है तो कैसे क्रॉस करता है, ऐसे आता है, ठीक है, और ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो कुछ दूर जो होता है, एक चल जाता है अरेबियन, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जो अरेबियन सी की तरफ जाता है फिर इंडिया में घुसता है उसको हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। तो देखिए तमिलनाडु जो होता है दोस्तों, वो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल में होता है, इसीलिए बारिश यहाँ नहीं करवाता है। देखिए कोई भी चीज़ बारिश कब करवाएगा, जैसे कि ये हवा है, ठीक है, इसमें पानी की बूंदें हैं, ठीक है, ये बारिश तभी करवाएगा जब बीच में कोई बाधा आ जाए, तब ये क्या होगा, हवा बह नहीं पाएगा और इधर ही बारिश करवा देगा। लेकिन कोई ये आपका बाधा है, कोई बैरियर है और कोई हवा इसके पैरेलल निकल गया, तो क्या होगा, यहाँ बारिश नहीं करवाएगा क्योंकि इसको रोका ही नहीं। तो उसी तरह ये अगर आपका तमिलनाडु है दोस्तों, ये तमिलनाडु है, तो कोई जो हवा बंगाल वाल की धारा वाला सीधा अगर निकल जाएगा ऐसे, तो तमिलनाडु में बारिश नहीं करवाएगा। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून में बे ऑफ बंगाल से बारिश इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये हमारा सही है। दूसरा जो अरेबियन सी है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, बे ऑफ बंगाल वाला समझ में आ गया, क्योंकि उसके पैरेलल में, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहाँ नहीं होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। जो अरेबियन धारा है दोस्तों वो ऐसे जाता है और ऐसे भी जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। तो क्या होता है, आप यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ये वाला जब हवा जाती है तो पूरा बारिश करवा देता है, वेस्टर्न घाट उसको रोक लेता है एक तरफ। लेकिन वेस्टर्न घाट का जो इस तरफ वाला एरिया है, उसमें जब ये हवा जाती है तो पूरा बारिश तो इसी तरफ हो चुका है ना,
तो वो हवा में पानी ख़त्म हो जाता है, तो वो हवा जब इधर जाती है तो उसमें पानी क्या होता है, होता ही नहीं है। तो पानी होगा ही नहीं तो वो हवा क्या होगा, बारिश नहीं करवाएगा। इसलिए बे ऑफ बंगाल बारिश इसलिए नहीं करवा पाता है क्योंकि उसके पैरेलल में। अरेबियन सी इसलिए नहीं करवा पाता है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में, रेन शेडो का मतलब कि वो बारिश पहले ही करवा चुका है इस तरफ, और जब ये इस तरफ आता है तो उसमें पानी खत्म हो जाता है। तो बोल रहा है इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो एकदम सही है, समझ में आ गया आपको। तो करेक्ट आंसर पूछा है क्या होगा, 12 का सी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मान लीजिए आपको ये नहीं पता, ठीक है, ये मान के चलिए नहीं पता, फिर भी हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले याद कर रखना ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, ठीक है, फ्रेमवर्क है। तो बोल रहे इट हैज़ 23 टारगेट्स टू एड्रेस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रीस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम बाय 2030। पूरा 2030 तक हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात बोला गया है, और इसमें 23 टारगेट। ठीक, दूसरा कि द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एम्स टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लानट बाय 2030 एंड रिवर्स इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। बोल रहा है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में हम लोग जितना भी प्लानट है उसका 30% बचाने का कोशिश कर रहे हैं 2030 तक, और इकोसिस्टम में जो हम लोग नुकसान हो चुका है उसको हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक, उसको पूरा हम लोग जागृत करेंगे। ठीक है, तीसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है उसने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग इसके लिए एक स्पेशल फंड बनाएंगे जिससे हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए है। तो बोल रहा है 2030 तक हम लोग इसको बचाएंगे, और यहाँ भी 2030 तक है। ठीक है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कम से कम 30%, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि एटलीस्ट 100%, या हम लोग 100% करना चाहते हैं, हम लोग 90%। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ही देखिए कम से कम 30%। तो ठीक है भैया, 30% तो प्लैनेट को बचाई। वैसे भी हम लोग का जो टारगेट है जंगल का कितना है इंडिया में, 33%। तो ठीक है, 30% यहाँ भी हो सकता है, लॉजिक यही बोलता है ना दोस्तों। तो यानी ये हमारा एकदम सही, और ये भी वही बोल रहा है कि 23 टारगेट है और इससे बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। अब ये छोटा मोटा चीज़ यूपीएससी जो है गलत नहीं करवाता है। ठीक है, गलत कब करवाएगा, यहाँ 30% की जगह कर देगा 90%, तब आपको सतर्क हो जाना है कि यार 90% पूरा प्लैनेट को बचाना संभव, मतलब अभी के डेट में संभव नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, विकास भी करना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ जंगल को बचा के उतना नहीं रख सकते, हम लोग को आर्थिक इकोनॉमी पे भी फोकस करना है। तो 30% बोल रहा है, रीजनेबल है, ठीक है, और ये भी 23 टारगेट हो सकता है, वो इतना कौन याद रखता है। चलिए ये और ये हम सही मानते हैं। तो जैसे हमारा 1 2 माना सही, तो हमारा जो है 2 कथन गलत कर गया, कि 2 जो था, एक में 2 नहीं है, एक में 1 नहीं। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, अगर इसके बारे में आपने पढ़ा है तो यूनाइटेड नेशन में जनरली जितने भी फ्रेमवर्क होता है दोस्तों, चाहे वो UNFCCC हो, या ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन हो, या आपका मीना माटा कन्वेंशन हो जो मरकरी के लिए, तो इस सबके लिए जो है पैसा जो फंड देता है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी के लिए पैसा देता है, क्लाइमेट चेंज के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए, मीना माटा के लिए। अब यहाँ पे एक है बायोडाइवर्सिटी, और ये किस चीज़ की बात बोल रहा है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी। मतलब दोनों कहीं ना कहीं लिंक है ना। सोचिए एक बैंक है, ठीक है, ये बोला है कि हम एक फैमिली को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बैंक है, बोलो फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली में यार बाप आएगा अगर, तो क्या बेटा नहीं आएगा क्या। तो वही बात है, अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बोल दिया कि हम CBD को सपोर्ट करेंगे, मतलब ये बाप है सबका, तो इसका छोटा बेटा ही तो है ये मॉन्ट्रियल वाला फ्रेमवर्क, है ना। तो उसको भी सपोर्ट करना ही चाहिए। तो इसका भी आंसर होगा 3। तो 1 2 एंड 3 इसका होगा सी, करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉजिक दोस्तों। 13 का आंसर होगा सी, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विथ रेफरेंस टू नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्वनि प्रदूषण नियम के बारे में बताया गया है। बोला दीज रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एयर एक्ट। वायु जो एक्ट है उसके बारे में है, ठीक, उसके अंदर ये बोला गया। एक बोल रहा है ध्वनि और एक बोल रहा है वायु। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इस रूल्स के अनुसार बोल रहा है कि जो लाउड स्पीकर है इज़ नॉट परमिटेड बिटवीन 10 PM टू 8 AM। तो आपको पता है यार, हमेशा भी आपने न्यूज़ में देखता हो कि 10 बजे से लेके 6 बजे सुबह तक आपको लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है। यही तो है, 8 बजे थोड़ी है, 8 बजे तो भौं भौं बजने लगता है ना।
मतलब ये गलत। अब देखिए यहाँ भी यूपीएससी आपके साथ खेल जाएगा, मैं बोला ना उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे देता है। यहाँ तक सब सही है, द रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द, यहाँ तक सब सही है। एक्ट ये एयर एक्ट नहीं है दोस्तों, ये है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे भी देखिए ध्वनि होता है क्या, वो सिर्फ हवा से होता है क्या? नहीं, वाटर में भी ध्वनि होता है, ठीक है। सॉलिड में भी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जो है ध्वनि का वो है, सिर्फ हवा में थोड़ी ना कि हवा को बचाएंगे, ठीक है। कोई मान लीजिए डैम से पूरा आवाज़ निकल रहा है, बम बम करके कोई पीट रहा है, या कोई लकड़ी लेके पीट रहा है कोई बड़ा सा ड्राम को, तो उससे भी तो ध्वनि हो रहा है ना। तो हमको सबको देखना होता है, इसलिए ये एयर एक्ट में नहीं है दोस्तों, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में है, ठीक है। ये भी गलत है, पूछा है नॉट करेक्ट, तो दोनों गलत है ना, तो हमारा होगा 14 का सी। समझ में आया? आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर आइडेंटिफाइड एज प्रोमिसिंग साइट्स फॉर जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोथर्मल एनर्जी हमको प्रोड्यूस करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में किस किस स्थान को चिन्हित किया है, ठीक है। अब ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ये वही बात हो गया कि बोल दे कि जो है कहाँ पे इंडिया में जो है, कहाँ पे इंडिया में ये चीज़ मिलता है, ये चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। ये साला क्यों देंगे पाकिस्तान को, पूरा लेंगे, ये भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बोल रहा है कि जियोथर्मल एनर्जी जो है कहाँ कहाँ से निकलता है। तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। तो आपको पता है कि अर्थ जो है दोस्तों अंदर में पूरा गर्म है, तो ये एनर्जी जो है अर्थ से निकलते रहता है, हीट निकलता है, तो जहाँ जहाँ छेदा होता है, क्रैक्स होता है, उससे ये एनर्जी बाहर होता है। तो यहाँ अगर आप पानी रख देंगे तो ये इस पानी से भाप बनेगा, और भाप में अगर कोई आप पंखा रख देंगे दोस्तों तो ये चलने लगेगा, और इसी चलने से आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कि अर्थ में जो, अर्थ को बोलते हैं जियो से जो हीट निकला उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। तो उसको जनरेट करने के लिए भारत में जो, अब बताइए, जो अर्थ है, तो अर्थ भाई तो पूरा है, तो कोई ज़रूरी है क्या कि कुछ फिक्स एरिया में ही जो है निकलेगा, है ना। तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है जियोथर्मल, गुजरात में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, तो तीनों में हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते, मान लो आज नहीं है लेकिन अब गुजरात छोटा है क्या, गल्फ ऑफ खंभात यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो पृथ्वी है, आपको पता है ना। अब अर्थ है तो अर्थ से हीट तो निकल ही रहा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ से भी निकल रहा है। जब जम्मू कश्मीर से निकल सकता है तो यहाँ से नहीं निकल सकता है क्या? बिहार में भी गया वया से निकलता है, ताता पानी जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से भी निकल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट पूछा है, तो इसका होगा तीनों, 15 का हो जाएगा 1, 2 एंड 3। समझ में आया? आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द मिनी स्टील प्लांट्स आर ट्रेडिशनली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो बोला आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में, बोला कि जो मिनी स्टील प्लांट्स मिल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, रॉ मटेरियल के नज़दीक, ठीक है, वहीं पे लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको मिल रहा है कोयला, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, क्रोमियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, बिजली चाहिए, सब चाहिए ना। तो बताइए यहाँ पे अगर ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये कहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग प्लांट बनाएंगे दोस्तों, वो छोटा बनाएंगे कि बड़ा बनाएंगे? भाई बड़ा बनाएंगे ना प्लांट, ताकि क्योंकि यहाँ पे जब सब चीज़ मिल रहा है तो हम चाहेंगे यार सब चीज़ मिल रहा है तो ऐसा प्लांट बनाओ जो पूरा भयंकर प्रोडक्शन करे। तो जो मिनी स्टील प्लांट है वो रॉ मटेरियल के आसपास नहीं लगती है, ठीक है, वहाँ पे बड़ा बड़ा प्लांट लगता है। और जो मिनी स्टील प्लांट है वो रॉ मटेरियल के पास नहीं लगती, वहाँ बड़ा प्लांट लगता है। तो क्वेश्चन अब ये है कि मिनी स्टील प्लांट कहाँ लगता है, तो ये लगता है दोस्तों मार्केट के नज़दीक, जहाँ पे मुझे आयरन एंड स्टील का मार्केट मिलेगा। जैसे मान लीजिए टाटा है, टाटा को क्या चाहिए दोस्तों, स्टील चाहिए गाड़ी बनाने के लिए। तो टाटा का मान लीजिए फैक्ट्री है, कहाँ पे है, टाटा नगर में, ठीक है, टाटा नगर में है, जिसको जमशेदपुर बोलते हैं, वहाँ पे है झारखंड में। तो इसी के इर्द गिर्द क्या होगा, प्लांट के इर्द गिर्द ही छोटा छोटा फैक्ट्री लग जाएगा जो क्या वो करेगा, स्टील बनाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं मिनी स्टील प्लांट। वो कहाँ लगता है, मार्केट के नज़दीक, जहाँ उसको लगता है कि हमको यहाँ से हम अपना सामान बेच पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मिनी स्टील प्लांट तो फिर अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा, कहाँ से वो लाएगा लोहा, कहाँ से लाएगा कोयला, कि अपना वो बना पाएगा आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो ये मार्केट में जो कूड़ा कबाड़, जैसे आपको रद्दी वाला आपको आपके घर से लोहा ले जाता है, कचरा लोहा कूड़ा कबाड़ा, तो वो कहाँ जाता है,
वो मिनी स्टील प्लांट में जाता है और फिर वो लोग उसका प्रोसेसिंग करके स्टील बनाते हैं और वही स्टील को मार्केट में वो बेचता है। समझ में आया? तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि रॉ मटेरियल के नज़दीक नहीं होता है ये कहाँ पे होता है? मार्केट के नज़दीक। तो मेरा पहला गलत है तो हम ये काट देंगे। हमें पूछा है करेक्ट। फिर बोला यूरोप एंड यूएसए टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन। बोला यूरोप और यूएसए में 50% है विश्व का स्टील का। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में ना कि अंग्रेज लोग जो है इंडिया में कोयला वोयला निकालते थे। ठीक है, आपने पढ़ा है एक चीज़ और कि जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो एक पढ़ना पढ़ा होगा वैगनर का ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है। अल्फ्रेड वैगनर ने ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था जिसने बोला था कि एक बड़ा सा लैंड था पैंजिया, वो दो पार्ट में टूटा था। एक को बोलते थे अंगारा लैंड और एक को बोलते थे गोंडवाना। और गोंडवाना लैंड में ही आता था आपका जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, चाइना का कुछ पार्ट ये सब। तो गोंडवाना लैंड में ही जो दोस्तों कोयला वोयला का ही ज़्यादा निकलता है। ठीक है, यूरोप में कोयला फोयला उतना नहीं निकलता है अमेरिका में। तो 50% जो है स्टील है वो यूएसए और यूरोप से नहीं आता, वो आता है आपका चाइना से और इंडिया से। बात समझ में आया? तो ये हमारा गलत है, लॉजिक लगा के आप गलत कर दिए इसको, है ना। ठीक है, द रूर रीजन इन जर्मनी, आपको पढ़ा भी होगा कि जर्मनी में एक रूर रीजन था। ठीक है, उसी से स्टील निकलता था और इसी के लिए भी वर्ल्ड वार हुआ था क्योंकि दोनों फ्रांस और जर्मनी इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। ठीक, तो 16 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेरा सिर्फ बी, 3 सही है। समझ में आया? तो इस तरह से बनाइए। अब सब चीज़ आप पढ़ नहीं सकते ना, आप लॉजिक लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका समझ विकसित होते जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम होने में 80 दिन है दोस्तों, है ना। अभी मार्च में आपका 15 दिन है, उसके बाद जो है 30 दिन उधर हो गया अप्रैल में, फिर मई में आपका 25 दिन है। तो 30 और 25 55, 25 और 15 तकरीबन 70 दिन है। ठीक है, 70 दिन में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कितना आपका नॉलेज गेन हो जाएगा, कितना आप ट्रिक्स को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब साथ ही साथ हम लोग मुरनाल का भी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, सीसेट भी करेंगे, सब चीज़ करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा आपका। तो अब देखिए कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में अगला कथन है। कोल्ड वाटर के कोरल के बारे में बोल रहा है कि दे ऑलवेज लिव एज कॉलोनीज दैट फॉर्म एक्सटेंसिव रिफ्स। बोला कोल्ड वाटर कोरल, प्रवाल भित्ति जो बोलते हैं, वो ठंडे पानी के बारे में बोला है कि वो कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मतलब ग्रुप में रहता है हमेशा, और ऑलवेज है। तो ये सब क्वेश्चन जनरली गलत होता है दोस्तों, ऑलवेज, नेवर, ऐसा। तो देखिए कोल्ड वाटर कोरल क्या होता है, जो कोरल ठंडे एरिया में रहता है। ठीक है, ठंडे एरिया में जो कोरल रहता है और वो जो गहरे पानी में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वाटर कोरल। ठीक है, और सिर्फ गहरे पानी में नहीं रहेगा, वो छिछला पानी में भी रहता है। ठीक है, छिछला पानी में भी रहता है, डीप वाटर में रहेगा, सैलो वाटर में, लेकिन ज़्यादातर सैलो वाटर मतलब गहरे पानी में रहता है। ठीक है, और वो जैसे आपने पढ़ा होगा कोरल के बारे में, जनरली जो कोरल हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल कोरल, वो कोल्ड वाटर कोरल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ना, ग्रेट बैरियर रीफ जो बोलते हैं, कोरल रीफ, लक्षद्वीप में जो है वो सब हॉट वाटर कोरल है। तो ये जो कोरल होता है उसमें एक जानवर होता है जू जैंथले। तो ये समझ लिए जू जैंथले एक अलगी है। आपको पता होना चाहिए कोरल खुद खाना नहीं बना पाता है, तो जू जैंथले इसके अंदर रहता है। तो जू जैंथले इसको दे देता है खाना, ठीक है, और इसको कलर देता है। जो रंग बिरंगा कोरल आपको दिखता है वो कलर देता है, और कोरल इसको क्या देता है, तो उसको दे देता है शेल्टर, रहने के लिए जगह दे देता है। तो दोनों क्या रहता है, एक दूसरे को मदद करता है। ये इसको खाना और रंग दे दिया और इसको ये क्या दे दिया, रहने का आवाज़ दे दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एक दूसरे का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा कोरल होता है, हॉट कोरल जनरली जो हम कोरल बोलते हैं। लेकिन जो कोल्ड कोरल होता है ठंडे एरिया में, वो डेप्थ में रहता है। ठीक है, जू जैंथले क्या है दोस्तों, अलगी। ये खाना बना रहा है तभी तो खाना दे रहा है। तो अलगी मतलब समझ क्या होता है, प्लांट। प्लांट क्या है दोस्तों, एक तरह का अलगी है। ठीक है, तो प्लांट खाना बना रहा है, खाना जब बना रहा है तो इसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट तभी खाना बना पाएगा। लेकिन जो कोल्ड वाटर कोरल होता है वो जनरली, हमेशा नहीं, वो गहरे पानी में रहता है, तो वहाँ पे सूरज का किरण नहीं मिलेगा, तो अलगी भी नहीं वहाँ रहेगी। मतलब जो कोल्ड वाटर कोरल है वो अलगी के साथ नहीं रहता है, इसका मतलब समझ। तो क्वेश्चन ये आया कि कोल्ड वाटर कोरल अगर अलगी के साथ नहीं रहता है और कोरल अपना खाना भी नहीं बना पाएगा, तो खाना वो खाता कैसे है। तो जो भी खाना इधर उधर से मिल जाता है, उस पर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर
अंदर में होता है वो समुद्र में, तो उसके पर बैठता है तो उसको पकड़ के खा लेता है। ठीक, तो कहीं से मिलता है तो खा लेता है, ये अलगी से नहीं खाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो और ये अकेले भी रहता है, ग्रुप में भी रहता है। तो बोल रहे दे ऑलवेज लिव एज कॉलोनीज, नहीं, हमेशा नहीं, कभी ग्रुप में भी रहता है और कभी अकेला भी रहता है। दे आर फाउंड इन द डीप ओशियन ओनली, वो सिर्फ मतलब गहरे समुद्र में मिलता है, ये भी गलत है, मैंने बताया कि ऊपर ऊपर भी मिलता है। दे लैक द सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप विद जूजेंथले, बता दिया कि उसको सिम्बायोटिक के साथ नहीं रहता है, क्योंकि जूजेंथले को अलगी को खाना चाहिए, मतलब वो चाहिए सनलाइट, सूर्य का किरण तक खाना बनाने के लिए। अब ये रहता है जनरली गहरे पानी में, तो इसको खाना कहाँ से बना पाएगी, इसलिए उसके साथ नहीं रहता ये। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे 17 का डी। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया सही, लेकिन जल्दी में गलत हो गया। बोल रहा है दे लैक द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो सही है, उसमें नहीं होता है सिम्बायोटिक, ये सही है। तो हमें करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे सी। हमने एक्सप्लेन सही किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा पढ़ने में गलत हो गया। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 17 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ ये न्यूज़ में क्यों था वो दिया है। तो बोला कि बोस्निया एंड हर्जिगोविना, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसने यूरोपियन यूनियन में इसको मेंबरशिप का दर्जा मिलने का बात किया जा रहा है। दूसरा देश है आयरलैंड के बारे में, बोल रहा है कि इसमें भारत देश का पहला आदमी जो भारत का देश का था, इंडियन ओरिजिन का था, वो प्राइम मिनिस्टर बना। और तीसरा स्कॉटलैंड ने वोट किया कि हम लोग जो है जेंडर को चेंज करने का लोगों का जो अधिकार है वो घटा दिया। ठीक है, मतलब कि अब उम्र घटा दिया कि अब कम उम्र के लोग भी डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस जेंडर के, मेल हैं कि फीमेल हैं कि ट्रांसजेंडर है। ठीक, तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो इसका तीनों कथन सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर पता है तो मारिए, नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, याद रखिएगा। यूपीएससी में आपका 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। कट ऑफ जाता है दोस्तों 95 टू 100, 105 के आसपास मान लीजिए। मतलब आपको 60 क्वेश्चन अगर आपका सही है, 60 तो नहीं, 60 से अगर 65 क्वेश्चन आपका सही है, 60 टू 65, अगर मान लीजिए 30 गलत भी है ना, तो भी आपका कट ऑफ जो है मार्क्स आपका 100 से 105-6 के बीच में आएगा। इतना आएगा तो आप कट ऑफ आसानी से क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, छोड़ भी दीजिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला है, सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये भी जानना है कि कौन सा, कि जिस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं, उसको में आप गेस क्या करेंगे, उसमें गेस नहीं करिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए पूरा। जिसमें हल्का हल्का नॉलेज लग रहा है उसको अप्लाई कीजिए, ट्रिक्स लगाइए, लॉजिक लगाइए, सही कीजिए। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर द मोस्ट। बोल रहा है देखिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब गीला, और ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, डिसीडुअस मतलब पर्णपाती, फॉरेस्ट मतलब वन। तो उष्णकटिबंधीय नमी वाला जो पर्णपाती जंगल है उसके बारे में बोल रहा है। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, स्प्रेड ओवर रीजन्स दैट रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ये भारत में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फैला है भारत में, और इसका रेनफॉल जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वाले मतलब पानी वाला एरिया में ये मिलता है, वर्षा वाले एरिया में। ये बोल रहा है कि अंडमान निकोबार में है, और वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है और हिमालय का जो फुट हिल है वहाँ पे मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है। इसका वेस्ट स्लोप कौन हो गया दोस्तों, इधर वाला, बोला इधर मिलता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में मिलता है। इसके अलावा जो हिमालय है उसका ये वाला जो एरिया यहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद सैंडलवुड, महुआ और साल इसका ट्री है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में साल ट्री मिलता है, हाँ, महुआ मिलता है, हाँ, सैंडलवुड मिलता है, चंदन की लकड़ी एकदम मिलती है। इसका मतलब अगर ये मिल रहा है, और भारत में साल ट्री बहुत मिलता है ना, महुआ भी मिलता है, इसका मतलब ये वाला जो जंगल है वो वाइड स्प्रेड है। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो मतलब तीसरा जो होगा एकदम सही है। तीसरा अगर सही है तो हमारे 2 कथन, 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। हमें पूछे एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसने पूछा है हमको नॉट करेक्ट, मतलब जो गलत है वो। हमारा तीसरा तो सही है, तो तीसरा सही है तो हमारा ये और ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, कट गया। समझ में आया, ये तीसरा सही है तो हमारा तीसरा गलत नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखते हैं। पहला बोला कि ये वाइड स्प्रेड है और 70 से 100 सेंटीमीटर। यार 70 से 100 सेंटीमीटर तो बहुत कम पानी होता है, वर्षा होता है ना। कोई चीज़ अगर ट्रॉपिकल है, ठीक है, और मॉइस्ट है, ड्राई नहीं मॉइस्ट, तो उसमें पानी ज़्यादा गीला तभी ना गीला वो रहेगा दोस्तों। तो मॉइस्ट रेसिडुअस जो होता है वो दोस्तों, वो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले एरिया में मिलता है। 100 से अगर कम हुआ तो उसमें हम लोग मॉइस्ट नहीं, वहाँ हम लोग ड्राई रेसिडुअस बोलते हैं। समझ में आया। 200 से अगर ऊपर है तो वहाँ पर लोग वर्षा वन मिलता है। ठीक है, तुम्हारे ये
गलत है। अगर पहला गलत है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जिसमें गलत पूछा गया है। दूसरा देखते हैं तो अंडमान निकोबार, यस मिलेगा, पानी बहुत होता है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट में मैंने अभी बताया था कि अरेबियन सी से इसको खूब सारा पानी मिलता है ब्रांच से, और हिमालय के फुटहिल से जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठता है तो यहाँ पे खूब बारिश करवाता है, तो यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो नॉट करेक्ट पूछा है, दूसरा तो हमारा सही है, तीसरा भी सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए, जो इसमें सिर्फ पहला गलत है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिशरी सेक्टर इन इंडिया। मत्स्य पालन जो क्षेत्र है उसके बारे में बोल रहा है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में भारत चौथे स्थान पे। ठीक है, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड जो है मिलता है कि किसको, जो मछली भी पालता है। ठीक है, और दूसरा इंडिया का टारगेट है कि 200 मिलियन टन हमको मछली का प्रोडक्शन को बढ़ाना है 2024-25 तक। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको एलिमिनेट करना है तो आप ये समझिए कि डेटा किस में दिया हुआ है। ठीक है, और डेटा ज़्यादा किस में दिया है, तो जनरली क्या होता है वो गलत होता है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ लार्जेस्ट हो सकता है कि पूरे पहला, ऐसा तो नहीं बोल दिया कि इंडिया पूरे विश्व में पहले स्थान पे, हो सकता है चौथे स्थान पे हो, उतना कौन ध्यान में रखता है, छोटा छोटा चीज़ है कि नहीं। तो ये एकदम सही। और किसान क्रेडिट कार्ड, किसान में क्या, जो मत्स्य पालन करे वो किसान नहीं होते हैं क्या, वो भी तो किसान होते हैं, तभी तो भारत में जो सरकार फोकस कर रही है कि यार खाली खेती नहीं करेगा, सब चीज़ करेगा, मत्स्य पालन करेगा, मुर्गी पालन करेगा, शहद मतलब जो है पीसी कल्चर करेगा, है ना, शहद को उगाएगा, मधुमक्खी पालन करेगा। ठीक है, तो ये भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड में आता है। अब है कि भारत का टारगेट है 200 मिलियन टन मछली को प्रोड्यूस करने का 2024-25 तक। ठीक है, ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 200 मिलियन टन नहीं है, यूपीएससी ने आपके साथ खेल देता है। ठीक है, और यहाँ पे 200 मिलियन टन की जगह कितना है दोस्तों, 200 मिलियन टन नहीं है, 22 मिलियन टन है। ठीक है, चेंज कर दिया, देख रहे हैं, 22 को क्या कर दिया, 200। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पूछा था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, उसका जो फंड था वो था आपका 40,000 करोड़ का। ठीक है, 40,000 करोड़ का, और यूपीएससी ने ऑप्शन में दे दिया 4 लाख करोड़, मतलब सीधे एक जीरो बढ़ा दिया। सेम चीज़ वहीं किया, 22 को 10 से गुना करेंगे तो 220 होगा, तो 200 कर दिया, ये एकदम गलत। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, तो हमारा पहला दूसरा करेक्ट है, तो हमारा होगा कौन होगा, 20 का बी। ठीक है दोस्तों, आज 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आने वाले कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब डेली आपका जो वीडियो आएगा दोस्तों डीपीपी का, वो सुबह ही आ जाएगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा तबीयत डाउन के कारण अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस से थोड़ा वर्कलोड अभी ज़्यादा है, लेकिन वीडियो आपका आते रहेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते रहिए। पढ़ाना मेरा काम है, सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम है, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, तो ये देख रहे थे आप डीपीपी मेरे साथ, राहुल बर्नवाल के साथ, जो एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों, साथ ही साथ यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो आप पढ़ रहे हैं एक सिलेक्टेड ऑफिसर के साथ, इसलिए आपको कॉन्फिडेंट के साथ पढ़िए। आपका जो मेहनत है, आपका माँ बाप का जो सपना है दोस्तों ना, वो सपना सिर्फ आपके माँ बाप का नहीं है। ठीक है, वो पूरे ब्रह्मांड का है, वो पूरे भगवान का है, वो आपका है। और जिसके सपने को साकार करने के लिए मेरा भी उसमें एक भाई बोलिए, दोस्त बोलिए या गुरु बोलिए, मैं उसमें एक अपना जो है योगदान देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम का डिस्कशन दोस्तों रात के 12 बजे आ जाएगा इस टेस्ट का। ठीक है, पूरा कंप्लीट हिंदी में। और अकाउंटिंग का लेक्चर जो है अल्टरनेट डे पे दोस्तों आएगा। अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने में लेट है, तो अब हड़बड़ाइए नहीं, मैं पूरा चीज़ आपको जीरो से हीरो तक बना दूंगा, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा अब सिलेक्शन अगर हो चुका है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, क्योंकि मुझे आता है कि क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपको पूरा कचड़ा नहीं पढ़ना है, वही पढ़िए, एग्ज़ाम में जो आया सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद जॉब कीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे चैनल मेरे साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, सफल हो बस, यही भगवान से कामना है। ऑल द बेस्ट।